वालिद साहब गांव से कराची अपने एक देरीना दोस्त के कहने पर शिफ्ट हुए थे। इनका नाम जका था। जका साहब बाबा जान के साथ प्राइमरी से मैट्रिक तक गांव के स्कूल में जेर तालीम रहे थे। मैट्रिक के बाद वो अपनी अराजी फरोख्त करके वालदैन के साथ कराची चले गए, जहां इनके वालिद ने कपड़े का बिजनेस शुरू कर दिया। वक्त गुजरता रहा। अबू लाहौर कॉलेज से फारिगुत तहसील होकर गांव लौट आए। इनकी शादी गांव में चचाजाद से हो गई। जका ने इस शादी में शिरकत की थी। अब्बू की शादी में एक दूर की रिश्तेदार लड़की इनको पसंद आ गई और वो खाला फरखंदा को मेरी वालदा के तवस्सुत से ब्याह कर ले गए। जब तक खाला फरखंदा जिंदा रहीं, वो जब गांव आती अम्मी से मिलने जरूर आती। पहलोटी के बेटे को जन्म देने के बाद उनको बीमारी ने जकड़ लिया और वो अपने लगते जिगर 7 साला खाबर को इस दुनिया में अफसुर्दा छोड़कर चल बसी। बीवी की वफात के बाद 4 साल तक अंकल जका ने दूसरी शादी न की। जब खाबर की उम्र 11 बरस हो गई तो उसको पालने वाली बूढ़ी अन्ना चल बसी, जिसको अंकल अपने साथ गांव से खावर की परवरिश के लिए ले गए थे। अन्ना की वफात का सदमा भी खावर बेचारे ने इसी तरह झीला जिस तरह माँ की दायमी जुदाई का दुख उसे सहना पड़ा था। जका अंकल की दूसरी शादी इनकी बहन ने करवा दी। दूसरी शादी के बाद जका अंकल ने गाँव आना तकरीबन छोड़ दिया। इनकी नई बीवी का ताल्लुक शहर से था, लिहाजा वो मुकम्मल वहाँ के हो रहे। वालिद साहब से भी मिलना जुलना और राब्ते कम से कम होते गए। अंकल का कारोबार वक्त के साथ साथ वसी तर होता जा रहा था। उनको अब अपने बिजनेस से ही फुर्सत न मिलती थी, तो दोस्तों से दोस्ती कैसे निभाते। अब्बू ने पहले लाहौर में बिजनेस किया, फिर फैसलाबाद गए, लेकिन इन्हें कारोबार का कोई ज्यादा तजुर्बा न था। बाप दादा के जमाने से जिम्मेदारी करते चले आ रहे थे। जो बिजनेस करते नाकाम हो जाते और पैसा बर्बाद हो जाता। इत्तफाक से एक रोज इनकी मुलाकात फैसलाबाद में अंकल जका से हो गई। वो कारोबार के सिलसिले में कपड़े के एक मिल ऑनर के पास आए हुए थे। मुद्दत बाद दीरीना दोस्त मिले तो वालेहाना गले से लग गए। कुछ मसरूफियात और हाल अहवाल के बाद अंकल ने बाबा जान को ऑफर कर दी कि तुम अहलो अयाल समेत कराची शिफ्ट हो जाओ, मैं तुम्हारी रिहाइश का बंदोबस्त करता हूँ। मेरे बंगले के बराबर वाला मकान भी मेरा है, वहाँ रिहाइश इख्तियार कर लेना। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरे साथ कारोबार में शरीक हो जाओ। मुझे तुम्हारे जैसे काबिल एतमाद और मुखलिस पार्टनर्स की ज़रूरत है। अकेले इतना बड़ा बिजनेस नहीं संभाल सकता। बाबा जान पहले ही परेशान थे। जो काम करते नाकामी का मुंह देखना पड़ता, सरमाया अलग ज़ाया हो जाता। उन्होंने फ़ौरन हामी भर ली। यूँ हम लोग गाँव से कराची शिफ्ट हो गए। अंकल जका ने हमें अपना मकान रिहाइश के लिए दे दिया। इसमें सहूलत ये थी कि इनके घर से हमारे घर की 4 दीवारी मिली हुई थी। इतने बड़े शहर में बाबा जान को तन्हाई का एहसास न होता था। एक हफ्ता खाना अंकल के घर से आया, फिर हमारा किचन सेट हो गया। बाबा जान ने अंकल का शुक्रिया अदा करते हुए माजरत कर ली कि अब खाना भिजवाने का तकल्लुफ न करें, मेरी बीवी खुद पका लेगी। 15 रोज बाद अम्मी जान अंकल के घर गईं ताकि उनकी बेगम का खुद शुक्रिया अदा करें। वो अभी तक मिलने हमारे घर नहीं आई थी और अंकल ने वजह ये बताई थी कि मेरी बेगम की तबीयत इन दिनों कुछ नासाज है, लिहाजा नहीं आ सकती। अम्मी ने पहली बार खाबर को वहाँ देखा। एक फूल सा मगर मुरझाया हुआ, दुबला पतला लड़का, जर्द और सहमा हुआ सा। वो समझी कि इनका घरेलू मुलाजिम बच्चा है। ऊपर के काम के लिए अक्सर लोग इतनी उम्र के लड़के मुलाजिम रख लेते हैं। वो काम भी ऐसे ही दौड़ दौड़ कर रहा था जैसे वाकई मुलाजिम हो। अंकल के दूसरे बच्चे तो हुलिये और लिबास से किसी सेठ के बच्चे लगते थे, मगर खावर किसी तौर मालिक का फर्जंद मालूम न होता था। वालदा की जका की बीवी से ये पहली मुलाकात थी। खातून काफ़ी फैशनेबल थी और अपने अंदाज से आला घराने की लगती थी। इनको पूरी तरह यह एहसास था कि वो अमीर ज़ादी हैं और अमीर शोहर की बेगम हैं। दौलत कभी कभी इंसान को ऐसा नशा देती है कि वो खुदा और इसकी खुदाई को भूल जाता है, और बाज़ मर्द भी अपनी दूसरी बीवी के ऐसे गुलाम हो जाते हैं कि पहली बीवी की औलाद को अपनी औलाद समझना छोड़ देते हैं। अम्मी अंकल के घर से आई तो हद दर्जा अफसुर्दा थी। बताया कि आज मरहुमा फरखंदा के बेटे खावर को देखा, काश ना देखती। इसके चेहरे पर यतीमी और बेचारगी बरसती है। इसका हुलिया और हैसियत भी अफसोस कि अपने बाप के घर में एक मुलाजिम जैसा है। वो किसी तौर करोड़पति का बेटा नहीं लगता। खुदा जाने जका भाई को क्या हो गया है। इनकी हमीयत और गैरत मर गई है, या वो थे ही इतने संग दिल। लेकिन संग दिल से संग दिल बाप भी अपनी सगी औलाद के साथ ऐसा सलूक नहीं करता। लगता है कि इसकी दूसरी बीवी ने इन पर जादू कर दिया है कि वो इसकी उल्फत में बिल्कुल अंधे हो गए हैं। इनको अपना मासूम बेटा नज़र ही नहीं आता। हालांकि बहुत अच्छे इंसान हैं, कई फलाही तंजीमों को अमदादी रकम देते हैं, लेकिन ऐसी नेकोकारी का क्या फ़ायदा जब चराग तले ही अंधेरा हो। वालिद साहब ने अपनी अराजी फरोख्त कर दी और कारोबार में अंकल जका के शरीकार हो गए। दोनों बचपन के दोस्त थे। बिजनेस में भी गाड़ी ठीक चल पड़ी। बाबा जान को यहाँ आकर फ़ायदा हुआ कि बड़े शहर की सहूलतें मुयस्सर आ गईं।
रिज्क के दर वाह हुए। बरकत खुदावंदी से हम पर खुशहाली मेहरबान होती चली गई। मेरे बहन भाई शहर के अच्छे तालीमी इदारों से फैज़ हासिल करने लगे। हमको अंकल ज़का की हमसायगी रास आ गई। वो हर तरह से हमारा ख्याल रखते थे, लेकिन सबसे बड़ी तकलीफ दे बात खावर के हालात थे, जिसकी वजह से मैं और अम्मी ख़ास तौर पर मुतासिर थे। अब खाविर हमारे घर आ जाता, वालदा इसको अपने पास बिठा लेती। वो अपनी मरहुमा माँ के बारे सवाल करता, मेरी अम्मी कैसी थीं, आपकी रिश्तेदार थीं तो आपको इनका बचपन भी याद होगा। अम्मी इसको इसकी माँ के बारे में बताती तो इसकी बुझी बुझी आंखों में चमक आ जाती। वो मेरी वालदा को पहले खाला कहता, फिर अम्मी कहने लगा। अम्मी ने भी उसे अपना बेटा बना लिया। खावर माँ के प्यार को तरसा हुआ था। घर में से जो सलूक होता था देखकर हमारी आंखों में आंसू आ जाते थे। वो निहायत शरीफ, खुश अखलाक और खूबसूरत लड़का था। जब अम्मी से प्यार मिला तो अपने दुख सुख इनके साथ बांटने लगा। बताता था कि इसकी सौतेली माँ बहन भाई इस पर बहुत जुल्म ढाते हैं। वो सारा दिन भाग भाग कर इनके काम करता था और रात को इन लोगों का बचा कुचा खाना खाकर अपने ही घर के सर्वेंट क्वार्टर में सो जाता। बाप की शक्ल तो उसे कभी कभी देखनी नसीब होती थी। वो अगर भूले से भी बेटे के सर पर हाथ फेर देते तो सतीली माँ का मूड कई कई दिन ऑफ रहता। तब वो इसकी उल्टी सीधी शिकायत शोहर से करती थी। खावर कभी कभी अपने बदन के नील अम्मी को दिखाया करता था। कहता, अगर आज मेरी माँ या सगी कोई बहन होती, मेरे दुखते जख्मों पर मरहम रखती। अम्मी इसकी बातें सुनकर रो दिया करती और इसके बदन की सुकाई करती थी। वो बाबा जान को भी बताती थी कि खावर का ये हाल है, तुम ज़का भाई को कहो कि इस पर तवज्जो दें। आखिर सगे बेटे से वो क्यों इतनी गफलत बरतते हैं। वालिद जवाब देते कि ये शख्स अपने कारोबारी अमूर में इतना मसरूफ़ रहता है कि इसे सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं। बच्चों को इनकी माँ ही देखती है और तमाम घरेलू उमूर चलाती है। ज़रूर बीवी से बासपुरस करता होगा, लेकिन बीवी बारसूख ख़ानदान की है, तभी दबना पड़ता है। एक बच्चे की खातर दीगर 4 बच्चों और बीवी को कैसे छोड़ सकता है। अपने वालिद के मुंह से ऐसे अल्फाज सुनकर दुख होता। गालिबन वो किसी मसलहत के तहत खावर के लिए आवाज़ उठाना नहीं चाहते थे। हाँ, जब वो आता प्यार करते, गले से लगाते और हुस्न सलूक से पेश आते थे। अक्सर चिपके से जेब में कुछ रकम भी डाल देते थे कि स्कूल की कैंटीन से कुछ खा लेना। अम्मी अक्सर कहती थी कि तुम हमारे पास आ जाओ, रिश्ते के भांजे होते हो, हम पर हक बनता है तुम्हारा। वो जवाब देता, अब्बू राजी ना होंगे, मेरी वजह से आप लोगों से भी इनके ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे और अम्मी तो कभी भी ये ना चाहेंगी। मैं यहाँ रहूँगा तो इनके काम कौन भाग भाग कर करेगा, इसके लिए नौकर तो है ना। मैं कहती तो जवाब मिलता, अरे बहना तुम ना समझोगी, नौकर बेशक हैं, मगर अम्मी के काम जैसे मैं करता हूँ वैसे कोई नहीं कर सकता। जब वो मुझे बहना कहता, अनजाने सी खुशी का एहसास होता था। एक रोज़ मैंने कहा, खावर तुम सचमुच के भाई बन जाओ, ये एक मुकद्दस रिश्ता है। मेरे भाई तो मुझसे लड़ते झगड़ते रहते हैं, मुझे तुम जैसे अमन पसंद भाई की ज़रूरत है। मैं आपका पक्का भाई हूँ, बिल्कुल सगे जैसा। उसने खुश होकर कहा। दरअसल मैं उसे बहन के रिश्ते की खुशी देना चाहती थी, जो इसकी सौतेली माँ और सगे बाप की बेटियां ना दे सकी थी। मुझे इसके दुखी चेहरे से मोहब्बत हो गई थी। इसकी प्यार के लिए तरसती आंखों और तिश्ना मुस्कुराहटों में मेरे लिए अनमोल चाहत का जज्बा मौजज़न रहता था। एक रोज़ जब अम्मी डॉक्टर के पास गई हुई थी, किसी ने गेट पर बैल दी। मैंने पूछा, कौन है? जवाब मिला, बहना मैं हूँ खावर। इसकी आवाज़ में अजब सी लड़खड़ाहट और इजलत थी। मैंने गेट खोल दिया। वो पलक झपकते ही अंदर आ गया और गेट बंद कर दिया। इसकी हालत गैर थी, जैसे किसी ने इसके चेहरे पर लगातार कई थप्पड़ मारे हों। चेहरा सुर्ख था और टांगें लड़खड़ा रही थीं। इस हालत में देखकर परेशान हो गई। खावर भैया क्या हुआ, क्या किसी ने मारा है? हाँ, अब्बू ने मारा है। अम्मी ने मेरी झूठी शिकायत की कि मैंने इनके साथ बदतमीजी की है, हालांकि मैंने नहीं की थी। बस इसी कदर कहा कि मुझे पढ़ने दें। बार बार आवाज़ें देती हैं, पढ़ने से उठाती हैं। मैं पेपर की तैयारी नहीं कर सकता, कल मेरा पर्चा है। बस इस बात पर उन्होंने अब्बू से ऐसी शिकायतें लगाई कि इनको गुस्सा आ गया। उन्होंने किसी ज़रूरी काम से जाने की जल्दी थी। मुझसे कुछ पूछा और ना सुना, मुंह पर थप्पड़ लगाए और धक्का दिया तो मैं ज़मीन पर गिर पड़ा। बहुत चोट आई है, चला नहीं जा रहा था। वो चले गए तो इधर आ गया। अम्मी के पास इनसे कुछ कहना है। अम्मी से जो कहना है मुझसे कह दो, वो घर पर नहीं है, अम्मी डॉक्टर के पास गई हैं। मुझे कुछ रकम चाहिए। रकम का क्या करना है तुम्हें? अपने उस्ताद के घर जाना है, उनको मैंने घर के सारे हालात बताए हुए हैं। उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें घर पर पढ़ने ना दिया जाए तो मेरे पास आ जाना, सालाना पर्चे में गफलत ना करना, मैं तुम्हारी तैयारी करवा दूंगा और तुम्हारे वालिद से खुद इजाज़त ले लूँगा। मैं बस सर मुनीर के पास जाना चाहता हूँ। घर कहाँ है उनका? ज़्यादा दूर नहीं है,
ان کا فون نمبر ہے تمہارے پاس؟ لیکن تمہیں فون پر بتا دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے اپنے گھر کا فون نمبر اسے ایک پرچے پر لکھ کر دے دیا اور جتنی رقم اس نے کہی وہ بھی دے دی۔ وہ فوراً ہی رقم لے کر چلا گیا۔ معلوم ہوتا کہ رقم لے کر وہ غائب ہو جائے گا اور پھر کبھی گھر نہ لوٹے گا تو میں اسے 1 روپیہ بھی نہ دیتی۔ میں نے بغیر سوچے سمجھے اسے پیسے دے دیے کہ اس نے پہلی بار اپنی ضرورت کا اظہار کیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد انکل زکا کافی پریشان ہوئے۔ بہت ڈھونڈا، خاور کو ملنا تھا، نہ ملا۔ ابو امی کو میں نے کچھ نہ بتایا کہ کہیں ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ جانتی تھی کہ وہ جس حال میں آیا تھا اس نے گھر سے جانا ہی تھا۔ وہ گھر جہاں وہ رہتا تھا کسی ایک جہنم سے کم نہ تھا۔ انکل تلاش کرتے کرتے تھک گئے اور تھک کر خاموش بیٹھ گئے۔ ان کا اپنا کیا دھرا تھا، کسی سے کیا گلہ کرتے۔ وقت گزرتا جاتا ہے، زخموں کو مندمل کرتا جاتا ہے۔ کہتے ہیں وقت گھاؤ بھر دیتا ہے، لیکن خاور کا گھاؤ میرے دل میں تازہ ہی رہا، وقت سے نہ بھر سکا۔ پچھتاوا ناسور بن گیا۔ ہر نماز کے بعد دعا کرتی تھی، یا اللہ خاور جہاں ہو اچھے حالات میں ہو، ٹھیک ہو، سلامت رہے، اس کو کوئی غم نہ ستائے۔ اے اللہ اس مسکین غریب بن ماں باپ کے بچے کو خوشیاں اور سکون دے دے۔ وہ وقت بھی آ گیا جو ہر لڑکی کی زندگی میں آتا ہے۔ میرا رشتہ ایک بہت اچھے گھرانے سے آ گیا اور میں بیاہ کر سسرال آ گئی۔ سال بعد میرے شوہر امریکہ چلے گئے اور 3 سال بعد انہوں نے مجھے بلوا لیا۔ شوہر انجینئر تھے، امریکہ میں اچھی ملازمت مل گئی، معقول رہائش کا انتظام بھی ہو گیا تو مجھے انہوں نے وہاں بلوا لیا تاکہ سکون کی زندگی بسر کر سکیں۔ ہمارا وطن جانا 5 برس بعد ہو سکا۔ والد صاحب نے اپنا ذاتی مکان خرید لیا تھا۔ میرے پاکستان آتے ہی انہوں نے میری بہن اور بھائی کی شادی طے کر دی کہ میں بھی شریک ہو سکوں۔ بہن کی شادی گیروں میں ہوئی اور بھائی کی دلہن امی گاؤں سے لائی تھیں۔ بھابھی ہماری خالہ زاد بہن تھیں۔ بھابھی نے ہی بتایا کہ سالانہ پیپر دینے کے بعد خاور گاؤں آیا تھا۔ باپ کا گھر چھوڑنے کے بعد وہ اپنی خالہ سے ملنے گیا تھا جو فرخندہ کی سگی بہن تھی۔ اس نے بڑی سختی سے منع کیا تھا کہ کسی کو اس کے آنے کا نہ بتائے۔ وہ صرف 1 رات گاؤں میں رہ کر دوسرے روز صبح ہی واپس شہر چلا گیا۔ اپنی خالہ کو بتا دیا تھا کہ اب وہ کبھی باپ کے گھر لوٹ کر نہ جائے گا۔ اس کے استاد نے اس کی ہر طرح مدد کی ہے اور اسے وہی پڑھائے گا، لیکن کراچی میں نہیں بلکہ اسلام آباد میں، جہاں سر منیر کی ماں اور بھائی رہتے تھے۔ بھائی ان کا یونیورسٹی میں پروفیسر تھا۔ بعد میں خاور کو انہی لوگوں نے پڑھنے کے لیے بیرون ملک بھیج دیا تھا اور استاد صاحب کی بیٹی سے خاور کی شادی ہو گئی۔ یہ حالات جان کر میں نے سوچا کہ کاش مجھے علم ہو جائے خاور امریکہ میں کہاں رہتا ہے۔ اس نے مجھے نہیں بتایا تھا تو اللہ تعالیٰ اس مقدس رشتے کے واسطے سے اس زندگی میں ہماری ملاقات بھی کروا دے۔ کہتے ہیں دل سے نکلی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ میری دعا بھی قبول ہو گئی۔ امریکہ آئے 10 برس گزر چکے تھے۔ ایک روز میں ایک شاپنگ مال میں کچھ اشیاء صرف خرید رہی تھی کہ اچانک وہاں ایک کاؤنٹر پر خاور نظر آ گیا۔ وہ کافی بدل چکا تھا۔ پہلے تو پہچان نہ سکی کہ ایک دبلا پتلا لڑکا اب صحت مند ادھیڑ عمر شخص کے روپ میں ملا تھا۔ میرے بچے اور شوہر بھی ہمراہ تھے۔ جب ذہن پر زور دیا تو دوڑی ہوئی اس کی طرف گئی اور کہا، آپ خاور بھائی ہی ہیں نا؟ وہ لمحہ بھر کو ٹھٹکا، پھر خوشی سے جیسے اس کا چہرہ گلنار ہو گیا۔ ہاں میں۔ بے اختیار وہ بھی میری طرف بڑھا۔ تب میرے پیچھے آئے شوہر کو دیکھ کر اس نے خود کو روکا اور کہا، میری بہنا، تمہیں آج اپنے سامنے دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا کہ یہ تم ہی ہو۔ کتنی بدل گئی ہو آفرین۔ ہاں بھیا، تم بھی تو بدل گئے ہو۔ دراصل وقت ہر شے کو بدل دیتا ہے، ہاں مگر محبت کے سوا۔ میری بہن میرے ساتھ گھر چلو۔ تبھی اس نے میرے شوہر کی طرف دیکھا جو بت کی مانند ساکت ہمیں محو گفتگو دیکھ رہے تھے۔ اوہ، میں تو تعارف کروانا ہی بھول گئی۔ یہ میرے شریک زندگی ہیں، نصیر بختیار، اور یہ میرا بھائی ہے خاور جو مدتوں بعد ملا ہے، نہ جانے کہاں کھو گیا تھا۔ میں ابھی تک جذباتی ہو رہی تھی، لیکن نصیر نے پتریلے چہرے کے ساتھ سرد مہری سے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ سے مصافحہ کیا تو میں اور وہ دونوں سمجھ گئے کہ میرے شوہر کو میرا اس کے ساتھ یوں والہانہ انداز سے بات کرنا اچھا نہیں لگا۔ تبھی خاور نے ہمیں یہ کہہ کر خدا حافظ کہا، اچھا بہنا، پھر ملیں گے، لیکن اس کے بعد ہم پھر کبھی نہ ملے۔ اس نے جو کارڈ میرے شوہر کو تھمایا تھا وہ انہوں نے لاپرواہی سے جانے کہاں گرا دیا۔ میرے اصرار کرنے پر بولے، میری عزیز جان شریک حیات، بہن بھائی صرف سگے ہوتے ہیں، باقی رشتوں کو دنیا داری کی خاطر نبھانا پڑتا ہے، لیکن ہمیں اب اتنی فرصت کہاں کہ یہ رشتے نبھا سکیں۔ خاور صاحب کو جیسے پہلے بلا دیا تھا اب بھی بھول جاؤ۔ اتنے بڑے امریکہ میں ہم اب اس کو کیسے ڈھونڈ پائیں گے؟ میں ان کا مطلب سمجھ گئی، تاہم یہ انہیں نہ کہہ سکی کہ میرے جیون ساتھی میں کبھی خاور کو نہیں بلا سکتی۔ اس کو سچے دل سے بھائی بنایا تھا، زندگی نے پھر کبھی ملا دیا، وہ میرا بھائی ہی ہوگا اور بھائی ہی رہے گا۔ پیارے دوستوں، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور مزید اس طرح کی اخلاقی، مورل اور سبق آموز کہانیاں روزانہ سننے کے لیے ہمارے چینل اسرار اردو سٹوریز کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔